नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं आज इंग्लिश ग्रामर का एक अध्याय शुरू करेंगे। वायस चैप्टर रहेगा हमारा, वायस यानी वाच्य। तो थोड़ा सा आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वायस मतलब होता है वाच्य, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वायस इंग्लिश में जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहले इंग्लिश वाला देखिए, तो इंग्लिश में वायस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और फिर होता है दूसरा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस हो गया और क्या हो गया, पैसिव वॉइस। इसको कहते हैं कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, कर्तवाच्य, कर्तृवाच्य, इस तरह से लिखते हैं कर्तृवाच्य। और इसको कहते हैं कर्मवाच्य, ठीक है। लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो यहां पे एक और जुड़ जाता है और उसका नाम हो जाता है भाववाच्य। तो हमें हिंदी वाला पढ़ना नहीं है, वाच्य पढ़ना है इंग्लिश का, और जिसे हम क्या कहेंगे, वॉइस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यह हटा लेना है और हमें मेन रूप से इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए देखिए, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। तो जो रूल आता है एक्टिव से पैसिव में बदलना, चेंज करना, प्रमुखता यही होता है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलिए। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कर्ता प्रधान हो, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो, सब्जेक्ट। और कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसमें कर्म प्रधान हो, यानी ऑब्जेक्ट। किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं अगर, तो हम उसका एक्टिव से क्या बना सकते हैं, पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सब्जेक्ट की प्रधानता, यहाँ ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। मुख्यतः जो वॉइस चेंज के रूल होते हैं, यहाँ पे मुख्यतः तीन चीजें अपनानी है आपको, पैसिव वॉइस बन जाएगा आपका। तो देखिए, पहला जो रूल है वह क्या अपनाना है, पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और इसके पहले लगाया जाता है बाई। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो वह लगता क्या है, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है। फिर दूसरा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, पहले यह रखना होता है, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट पहले लिखना होता है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर यह दूसरा अंत में लिखा जाता है सबसे, और बीच में आती है वर्ब। तो तीसरी जो चेंजिंग है वह है वर्ब की। और वर्ब में क्या देखना होता है, वर्ब में हम देखेंगे दो प्रकार से चेंजिंग। एक आएगा टेंस की वर्ब का परिवर्तन। तो पहले यह भी देखेंगे कि वर्ब में दो भाग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन और मेन वर्ब का परिवर्तन, मेन वर्ब का परिवर्तन। तो हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन जब करेंगे तो इसको हम दो भाग में बांट के करेंगे, एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब, टेंस की हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन, ठीक है, और एक करेंगे जो होगा अन्य, एक कर लेंगे क्या, अन्य। जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वह मुख्यतः होती है वर्ब बी, वह और क्या होती है, डू, और होती है हैव। विल और शैल भी होते हैं, तो उनको मॉडल ऑक्सिलरीज में भी शामिल किया जाता है। तो अन्य में हम मुख्यतः पढ़ते हैं मॉडल्स, मॉडल्स ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज करते हैं। मेन वर्ब हमेशा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, थर्ड फॉर्म में। तो इसको तो ऐसे ही याद रखना है कि कोई भी फॉर्म आए पैसिव वॉइस बनाते समय उसका हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाता है। कौन सा फॉर्म हो जाता है, थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली यही तीन रूल हैं। बेसिकली कितने रूल हैं हमारे पास, तीन रूल हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, और वर्ब का परिवर्तन। बस यही अपनाना है, और इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, एक्टिव से पैसिव मिल जाएगा। एक चीज और यही याद रखनी है, जब सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो नया बनता है उसके साथ, उसके पहले सामान्यतः बाई का प्रयोग होता है, सामान्यतः बाई का प्रयोग होता है, हमेशा नहीं, सामान्यतः बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जैसे एक हम लिखते हैं सेंटेंस, ही इज ईटिंग एन एप्पल, चप्पल नहीं, एप्पल, ठीक है, ही इज ईटिंग एन एप्पल। अब यहां देखिए, यह है एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पे कर्ता कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है, ही।
ठीक है, उसी की प्रधानता है। और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, अभी हम एक केवल एग्जांपल ले रहे हैं, समझाएंगे अभी इसको। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एन एप्पल। अगर ऑब्जेक्ट का पता करना हो तो आप कुछ शब्दों से पता कर सकते हैं, कौन, क्या, किसे, किसी के लिए एक शब्द और आता है किसको, किसको। ठीक है, तो यहां से अगर आप प्रश्न करते हैं यह लगाकर शब्द, तो जो उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह क्या खा रहा, वह एप्पल खा रहा है, तो वह क्या खा रहा है, क्या का उत्तर आया, एप्पल खा रहा है, सेब खा रहा है। तो सेब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको हटाते हैं, देखिए तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, एप्पल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एप्पल, एन एप्पल। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यह क्या था, ऑब्जेक्ट, और यह क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, यह ऑब्जेक्ट बन गया, आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, सब्जेक्ट में। एन एप्पल इज है तो इज का इज बीइंग हो जाएगा, अभी यह समझेंगे लास्ट में। लास्ट में क्या, इसके बाद इज बीइंग हो जाएगा। और क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा, अभी क्या है ना, मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ईट का हो जाएगा ईटेन। अब देखिए ही जो है यह है सब्जेक्ट, यह बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो आएगा ना, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, तो ही सब्जेक्टिव रूप है, यानी नॉमिनेटिव केस है। तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्या होता है, हिम। और आपको यह भी याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसके पहले सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाएगा, बाई का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन बाई हिम। तो यह देखिए सामान्य नियम है। अभी तो हम एक एक करके चलेंगे, तो यह एक उदाहरण के रूप में बस हमने केवल लिया है, हम समझाएंगे इन सबको। तो आइए पहले शुरू से अब समझते हैं। यह तो एक खाका था कि ऐसे ऐसे हमको करना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, वॉइस होते हैं दो प्रकार के। एक्टिव वॉइस, दूसरा कौन होता है, पैसिव वॉइस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कर्तवाच्य। इसको क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। ठीक है, अब देखिए एक्टिव से यह तो हो गया, क्या आपके प्रकार हो गए। तो यहां पे फिर लिखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के बेसिक रूल्स या बेसिक चेंजिंग रूल्स लिख सकते हैं, बेसिक चेंजिंग रूल्स। तो बेसिक चेंजिंग रूल्स कौन से हैं, तो पहला यहां पे लिखेंगे, एक तरफ एक्टिव, एक तरफ क्या होगा हमारा पैसिव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का, यह पैसिव में बन जाता है सब्जेक्ट। पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। और कौन सा केस रहेगा, याद रखें, अगर यह ऑब्जेक्ट का केस है तो यहां पे सब्जेक्ट वाला केस होगा, यानी नॉमिनेटिव केस। याद रखना है, यह नॉमिनेटिव केस में आएगा। जैसे अभी ही जो वहां पे आया था एन एप्पल, तो ऑब्जेक्ट एन एप्पल है, तो एन एप्पल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वह यह होता, जैसे यहां पे आ गया होता वहां पे ही बीट हिम, तो वहां पे अंत में क्या आ रहा है, हम पूरा लिखिए सेंटेंस, ही बीट हिम। यह हो गया ऑब्जेक्ट, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। इसे बनाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा ना, तो यह सब्जेक्ट के रूप में जाएगा, और हिम का सब्जेक्ट होता ही, क्या होता है, ही। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट क्या बन जाएगा उसका, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा वह क्या बन जाएगा, यह बन जाता है ऑब्जेक्ट। और यह याद रखना है कि यह हमेशा ऑब्जेक्ट जो बनेगा वह अपने ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। यहाँ नॉमिनेटिव केस था और यह कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहीं पे लिखते हैं ही बीट हिम, ठीक है, ही बीट हिम, या फिर लिख सकते हैं ही बीट्स हिम, वह उसे पीटता है, वह उसे पीटता है। तो यह क्या हो जाएगा, ही इज बीटेन बाई हिम। अभी केवल समझिए, ठीक है, रूल्स जब पढ़ लेंगे सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ही इज बीटेन बाई हिम, ही इज बीटेन बाई हिम। यहां पे हमने क्या किया है, ठीक है, यहां पे क्या किया, यह जो ही था यह सब्जेक्ट था और यह क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। और किस रूप में गया है, यहां ही था यहां हिम हो गया, यहां पे ऐसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो दो नियम हो गए। तीसरा क्या है, वर्ब संबंधी परिवर्तन। वर्ब संबंधी परिवर्तन, देखिए वर्ब में दो चीजें आ जाएंगी, एक आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब और एक आ जाएगी मेन वर्ब। तो एक हो गई हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म आए, यहां पे कोई भी फॉर्म, कोई भी फॉर्म, यहां पे जाके थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहां पे जाके कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब को हम देखेंगे दो तरह से, टेंस की हेल्पिंग वर्ब और अन्य। तो इसका परिवर्तन हम अलग से देखेंगे, ठीक है, अलग से आगे अभी आएगा, तो अलग से हम पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, टेंस की हेल्पिंग वर्ब और अन्य हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन पैसिव वॉइस बनाते समय, इसको हम आगे देखेंगे। अलग आपका जो चार्ट होगा वह अलग से बनाएंगे। तो पहले यहां तक देखिए बेसिक जो नॉलेज है वॉइस का। तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस। और यहाँ पे पहला लिखा है एक्टिव वॉइस, दूसरा लिखा है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर वॉइस के दो प्रकार हैं, एक है एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। तो बेसिक चेंजिंग रूल्स क्या हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के बेसिक चेंजिंग रूल्स क्या हैं। एक्टिव अगर है ऑब्जेक्ट, एक्टिव का अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनाते समय वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और किस केस में बनेगा, नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और यह किस केस में बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस। याद रखना है एक चीज और, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब लिखते हैं तो इसके पहले बाई लगा लेते हैं, बर्तन मांजने वाली बाई नहीं, कौन सी बाई, यहां बाई, बी वाई द्वारा लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको, तो इसके पहले हमें लगा लेना है क्या, बाई, जो ऑब्जेक्ट। सामान्यतः बाई लगता है, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ब्स आती हैं जिनके बाद बाई का प्रयोग नहीं होता है, जैसे नोन के साथ टू का प्रयोग करेंगे, कंटेन के साथ इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम कुछ वर्ब देखेंगे तो वह नोट में हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां देखिएगा, तो यह हो गया सब्जेक्ट को बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। फिर है वर्ब संबंधी परिवर्तन। तीन ही परिवर्तन होते हैं मुख्यतः पैसिव वॉइस बनाते समय। वर्ब संबंधी परिवर्तन में हम दो चीजें देखेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन, एक मेन वर्ब का परिवर्तन। तो मेन वर्ब में तो कुछ नहीं करना है, सीधे क्रिया की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, कोई भी फॉर्म आ जाए एक्टिव में, हमेशा लास्ट में क्या लिख देना है पैसिव वॉइस बनाते समय, थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में देखेंगे हम दो भाग में बांटकर अध्ययन करेंगे। देखिए इससे आसान तरीका पढ़ाने का और नहीं हो सकता और ना आपके पढ़ने का हो सकता है। टेंस को दो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को दो भाग में बांट लेंगे, एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं और एक जो अन्य होगी जिसमें मॉडल्स को हम शामिल कर लेंगे, जिसमें मॉडल्स को शामिल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सामान्यतः जो वर्ब होती है ना वह दो प्रकार की होती है। वर्ब, तो वर्ब मतलब यहां हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी में बी, वर्ब बी शामिल होती है जिसमें इज, एम, आर, वाज और वेयर आते हैं। ठीक है, दूसरा वर्ब डू आता है, तो डू, डज, डिड इसमें शामिल होता है। और तीसरा जो होता है हैव वर्ब्स होती हैं जिसमें विल, हैव, हैड आते हैं। तो नहीं, विल नहीं, सॉरी, हैज, हैव, हैड आते हैं, हैज, हैव, हैड आते हैं। ठीक है, तो बी, डू और हैव। मॉडल्स में कौन कौन है, तो विल है, सैल है, अब यहां पे विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, मे है, माइट है, कैन है, कुड है, ठीक है, आर्ट टू है,
इस प्रकार से हम देखेंगे शुड है, यह सभी क्या हो जाएंगे, मॉडल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज हो जाएंगे। ठीक है, हमें इस तरह से बांट के नहीं करना, हमें करना है एक जो टेंस में आते हैं उनका परिवर्तन देखना है और जो अन्य होते हैं उनका परिवर्तन देखना है। ठीक है, तो यहां से पहला यह चार्ट आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वर्ब संबंधी परिवर्तन को समझते हैं। तो यहां पे मैं इसे मिटा देता हूं, अभी केवल आपको रूल्स नोट करनी है, अभी क्या करना है तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब आइए देखते हैं वर्ब संबंधी परिवर्तन। ठीक है, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा। अब आइए देखते हैं वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वर्ब संबंधी परिवर्तन को दो भाग में बांट के करेंगे। तो वर्ब संबंधी मतलब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। ठीक है, और मेन वर्ब तो आप तो समझ ही चुके हैं, कोई भी फॉर्म आए पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म लगा देना है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन को हम देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले टेंस की, तो 12 टेंस जो होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय। ठीक है, सबसे पहले आप टेंस को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 3। पहला भाग हो जाता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो जाता है पास्ट, तीसरा हो जाता है फ्यूचर। इन सभी के 4 बेटवा, 4 बेटे। तो प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, सबसे पहला नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब पूरा नाम ना लिखें तो बेहतर होगा क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। और यहां पे पहला बेटा इसका कौन हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां 60 में लिख देते हैं इंडेफिनिट। और यहां पे पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आगे जोड़ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद दूसरा कौन हो जाएगा, यहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहां दूसरा कौन हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा यहां पे दूसरा कौन हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, समझने का इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये टेंस कहां लिख रहे हैं, हम लोगों को पता है। फिलहाल देखिए अभी आसान कितना होगा तब समझेंगे। तो यहां पे फिर आ जाएगा आपका अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पे तीसरा कौन आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और यहां कौन आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां चौथा कौन आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और यहां चौथा कौन होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पे चौथा कौन हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने पूरे 12 टेंस लिख दिए गए हैं। अब इन्हीं के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हीं का परिवर्तन हमें जानना है। ठीक है, तो अब देखिए, जब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, जब कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन कैसे करते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मुख्यतः होती कौन है, डज और डू, या डू और डज। आप कहेंगे
फिलहाल अफर्मेटिव में तो यह होता ही नहीं है, केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप केवल यह जानिए कि इंडेफिनिट की सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब कौन है, किसकी, प्रेजेंट की, तो डू और डज है, डू और डज है, तो छोड़ दीजिए इसको, हमें इससे लेना देना ही नहीं है। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आता है, केवल आपको टेंस पहचानना है कौन सा होगा। अगर आप टेंस पहचान लेते हैं तो आराम से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो आप क्या करेंगे, तो नीचे वाले से हेल्पिंग वर्ब उधार मांगेंगे। तो यहां से उधार मांगेंगे, तो यह कौन है नीचे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहां से उधार मांगेंगे तो कौन मिलेगा, इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। इस कुत्ते को मार नहीं है, अक्षय कुमार इस कुत्ते को मार, यह लिखा है इज एम आर। अच्छा ये बताइए, इज का प्रयोग एक वचन कर्ताओं के साथ होता है, एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है, आर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है और यू के साथ होता है, वी के साथ होता है, दे के साथ होता है, यह आप जानते हैं पहले से, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आता है तो यहाँ पे इसकी सहायक क्रिया गायब हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाती है। हम चाहे वह अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, सब में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का। आगे उदाहरण देख के हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए इज एम आर का एक चार्ट केवल कंप्लीट करते हैं, ठीक। अब फिर बेचारा यह आएगा तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसकी तो हेल्पिंग वर्ब यह ले लिया, तो यह इससे मांगने जाएगा, ठीक है। यह जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यह भी जिद पे उतर जाएगा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे उनका बिस्किट अगर कोई खा ले तो वह कहते हैं ना ना अब हमको नया चाहिए, ठीक है। अब वो नहीं चाहिए, अब हमको क्या चाहिए, नया चाहिए। अगर एक बिस्किट खाए हैं तो पैकेट नहीं लेंगे, फिर नया लेंगे। तो यहां से जब यह यहाँ पे देखिए, यहां से इनका आपने खा लिया, इंडेफिनिट को खिला दिया, तो यह प्रेजेंट वाला कह रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कह रहा है मेरा ले लो, मेरा ले लो, कह रहा ना मुझको नया चाहिए। तो यह इसको क्या कर दिया जाता है, नया देने के लिए तो वही पैकेट, जैसे पार्ले का बिस्किट है तो वही पैकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इज एम आर इनका खुद का रहेगा, यहाँ पे कोई अलग से नहीं लाना है, इज एम आर वही रहेगा और प्लस में अंत में बीइंग जोड़ लेना है, ठीक है। क्या जोड़ लेना है, बीइंग जोड़ लेना है। तो याद रहे इसमें कोई यहाँ पे अलग से नहीं लाया जाएगा, अलग से नहीं लाना है, वही लाना है और इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ देना है, ठीक है। अब फिर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, तो यह इससे ले लेगा। और यहां पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है हैज और हैव, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि यह तो हट जाएगा सब, क्योंकि यह नीचे से वाले से ले लेगा। तो यहां पे हो जाएगा कौन सा, कौन आ जाएगा, हैव, हैज बीन, हैव बीन, तो यह ले लेगा यहां से हैज बीन, या फिर कौन आ जाएगा, हैव बीन। अब यह भी पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा कि हैज बीन एक वचन कर्ताओं के साथ लगता है और हैव बीन बहुवचन कर्ताओं के साथ लगता है। आपको पता है कि आई वी दे हम किस में रखते हैं, हैव वाली कैटेगरी में रखते हैं। अब यहाँ पे लिख लेना है कि इनका नहीं बनता, जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस है सबका नहीं बनता। तो आपका 3 थे तो समस्या पहले ही दूर हो गई, यहाँ पे एक समस्या और दूर होगी अभी, तो इनका नहीं बनता है पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने उधार ले लिया, उधार क्या ले लिया, इसने किससे ले लिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से सहायक क्रिया अपनी इस्तेमाल कर ली। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ने नीचे से नहीं मांगा, यह नया मांगा और यहाँ पे वही पैकेट है, बस केवल क्या कर दिया है, फुल पैकेट है, बीइंग लगा दिया है, ठीक है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको नीचे से ला के दे दिया है, हैज बीन और हैव बीन दे दिया, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर गया, फिर दूसरे में नीचे से ऊपर नहीं गया, उसी में बीइंग लग गया, फिर यहाँ पे नीचे से ऊपर गया। आगे देखिए पास्ट इंडेफिनिट सेम टू सेम ही अपनाइए, तो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर नहीं जाएगा, फिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या लगेगा, वाज और वेयर, वाज और वेयर चला गया। यानी अगर पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस आता है तो पैसिव बनाते समय हम उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब, अच्छा इसकी होती क्या है, डिड होती है, यह भी केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में होती है, जानते ही है। तो इन सबको हटाकर या रहे या ना रहे, ठीक है। अफर्मेटिव में वैसे होता क्या है, सेकंड फॉर्म आती है। अफर्मेटिव अगर है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसके पहचानने का सही तरीका है कि सेकंड फॉर्म वर्ब की हो भी, कौन से वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आती है तो वह क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। या तो डिड दिख जाए या तो पास्ट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव है तो आपको कौन सी क्रिया की फॉर्म मिल जाएगी, सेकंड फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें,
वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। अगर इसका एक्टिव वॉइस आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। आपको पता है कि वाज का प्रयोग एक वचनकर्ताओं के साथ तथा आई के साथ भी होता है, आई वाज लगता है, ठीक है। वेयर का प्रयोग बहुवचन के साथ लगता है और वी यू दे के साथ लगता है। अब यहां पे आगे चलेंगे तो यह पैसिव वॉइस बनाते समय इसका प्रयोग कर लेंगे। यहां पे जब आगे चलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस, फिर से यह जिद्दी है, पैकेट फुल चाहिए और नया वही पैकेट चाहिए तो आप कहीं से ला के नहीं देंगे, इसे इसी का नया रूप देंगे। तो यहां रहता है वाज या वेयर, वाज या वेयर, प्लस में क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। प्लस में क्या लगा देंगे, बीइंग, BEING। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आते हैं तब यह नीचे से देखिए, जैसे यहां नीचे से गया यहां से भी नीचे से चला जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, बोलिएगा, यह हो जाएगा फिर हैड बीन। इसका होता है हैड, हैड होता है केवल, यहां से जाएगा तो इसका होता है हैड बीन। तो यह हैड बीन ले लिया, यानी पास्ट परफेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है, उसमें हैड आएगा। क्या आएगा, हैड अगर आता है तो हम वहां पे बदलते समय हैड बीन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हैड बीन कर लेंगे, ठीक है। बीन नहीं बजाएंगे, बीन कर लेंगे, ठीक। अब यहां पे देखिए फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया होती है विल और शैल, विल और शैल होती है। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट आप क्या करेंगे, जब फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस आए और उसे पैसे में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में सहायक क्रिया ले लेते हैं उधार फ्यूचर कंटीन्यूअस से, और यह हो जाता है विल शैल, विल हैव और शैल हैव। या तो विल हैव हो जाएगा या तो क्या हो जाएगा, शैल हैव हो जाएगा, ठीक है। तो यह वाला गायब हो जाएगा, यह रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे फिर आते हैं नीचे वाले पे, नीचे वाला फिर जिद्दी निकलेगा, नहीं इसका बनता ही नहीं है, यह याद रख लेंगे, ठीक है, इसका बनता ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर सोचा, फ्यूचर सोचा इनकी तरह, देखिए फ्यूचर कंटीन्यूअस सोचा इनकी तरह बदमाशी करूंगा तो नया मिल जाएगा, लेकिन फ्यूचर को लोग बहका दिए, कहे तुम्हारा बनबे नहीं कर, तुमको मिलबे नहीं करी, जाओ, ठीक है। तो यह हो गया, तो इसका बनता ही नहीं है, ठीक। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आ जाइए तो यह फिर यहां से नीचे सुधार लेगा और क्या हो जाएगा, यहां होता है फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और यहां होता है विल हैव बीन होता है और शैल हैव बीन होता है, शैल हैव। देखिए यह जो जाएगा वह बता रहे हैं। अगर बात करें इसकी तो इसकी होती है विल हैव और दूसरा होता है शैल हैव। अब आपको पता है आई और बी के साथ क्या लगता है, शैल हैव। यहां देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, विल हैव है और शैल हैव है, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। विल हैव है और क्या है, शैल हैव है। अब फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रियाएं ये हैं और आपको यह पता होना चाहिए। अच्छा यहां से याद रखें विल और शैल में अंतर क्या है, तो विल का प्रयोग एक वचन के साथ होता है, ठीक है, एक वचन के साथ यानी सभी कर्ताओं के साथ होता है। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है। तो याद रखेंगे शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, बाकी अन्य के साथ विल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग अन्य के साथ। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए तो दृढ़ निश्चय को दर्शाता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा, तो यहां पे दृढ़ निश्चय हो गया, तो मैं के साथ लगता सामान्यतः शैल, लेकिन जब यह दृढ़ निश्चय को दर्शाने लगे यानी कि एकदम सच्ची मतलब कि ज्यादा परिपक्वता को दर्शाने लगे, तो हम कहेंगे यहां पे किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाता है नियम, बस जब दृढ़ता को दिखाए तो उल्टा हो जाएगा सब कुछ। तो इसको हटाते हैं अभी। यहां पे देखिए, यहां पे यह अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेगा तो किसका करेगा, तो नीचे वाले से उठा लेगा। तो एक आ जाएगा विल हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखिए बीन तो कंटीन्यूअस, यानी कि अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो अंत में बीन आना ही आना है। यहां पे क्या था, हैज बीन, हैव बीन, यहां पे था हैड बीन और यहां पे होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, तो उठ के चला गया विल हैव बीन। और दूसरा कौन हो जाएगा, तो यहां पे कैसे लिखें, फिलहाल ऐसे देख लीजिए, शैल हैव, आप क्वालिटी बढ़ा के इसको देख लीजिएगा, दिख जाएगा आराम से। तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इसकी जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब से चली गई फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव से पैसिव बनाने में, ठीक है। तो हमें तीन बेसिक रूल्स याद रखने हैं। पहला, सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से पहले सामान्यतः बाई लग जाता है, ठीक है। फिर लगाना है ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पहले कुछ नहीं लगाना है, सीधे सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, नॉमिनेटिव केस में लिखना है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में। तो दो नियम हो गए।
तीसरा नियम है वर्ब संबंधी परिवर्तन, जिसमें दो भाग किए थे, एक मेन वर्ब का, और मेन वर्ब की हमेशा कोई भी फॉर्म आए एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाते समय थर्ड फॉर्म हो जाती है। कौन सी फॉर्म हो जाती है? थर्ड फॉर्म आ जाती है। इसके बाद हम लोग देखें कि दूसरा भाग इसी वर्ब परिवर्तन का हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन, और जिसमें हमने देखा कि हम उसको भी दो भाग में करेंगे। इसमें एक पहला भाग किया टेंस की हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन पैसिव वॉइस बनाते समय, तो आपने देखा जो इंडेफिनिट है वह कॉन्टिन्यूअस से सहायक क्रियाएं लेते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि इंडेफिनिट सभी कॉन्टिन्यूअस से सहायक क्रियाएं लेते हैं, और जो कॉन्टिन्यूअस हैं, जो खुद कॉन्टिन्यूअस हैं, जो सभी केवल कॉन्टिन्यूअस हैं, वह कुछ नहीं लेते हैं किसी से, केवल अंत में अपने बीइंग लगवा लेते हैं, और फ्यूचर का बनता भी नहीं है, केवल पास्ट और प्रेजेंट का बनता है। तो यह लोग अपने अंत में क्या लगवा लेते हैं? बीइंग लगवा लेते हैं। देखिए आसान तरीका है, सभी इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस से ले लिए, सभी कॉन्टिन्यूअस अंत में बीइंग लगवा लिए फ्यूचर को छोड़कर, क्योंकि उसका बनता नहीं है। इसके बाद अगला है परफेक्ट टेंस। कौन है? परफेक्ट टेंस। ये देखिए जितने भी परफेक्ट हैं सब अपने से परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से सहायक क्रिया उठा लेंगे। ठीक है, तो यहां से जो परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से उठाता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की किसी का बनता नहीं है। यानी 12 टेंस में आप अगर देखते हैं तो केवल 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है, और 4 टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। इसको अलग अलग देखने से बेहतर है कि यही देख लिया जाए। ठीक है, अब आपने देख लिया, यहाँ पे एक साथ सब समाप्त हो गया, नहीं तो अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह आप इसको पहले इसको उतार लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए इसको। तो अब आइए देखते हैं इसका दूसरा खंड, यानी हेल्पिंग वर्ब के परिवर्तन का दूसरा खंड, जिसमें हमने कहा था अन्य करके पढ़ लेंगे, जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज शामिल हो जाएंगी। अन्य देखिए वर्ब बी की, और वर्ब जो है क्या नाम है? वर्ब बी है, वर्ब डू है, और कौन है? वर्ब हैव है। तो डू को हटाकर बाकी सबको देखेंगे, या डू को भी देख लीजिए। फिलहाल डू नहीं आता है तो क्या देखेंगे? वैसे आप जानते हैं डू के बारे में, डू में कौन शामिल होता है? डू डज डिड, डू डज डिड। ठीक है, अगर आप हल्का सा जानना चाहें तो यहाँ पे जान लीजिए, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है इसे ऑक्सिलरीज कहा जाता है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? ही ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, यह कहा जाता है। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी, अभी लिखा था जैसा कि प्राइमरी, और दूसरा कौन होता है? मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे देखिए, इसमें हमने किसको शामिल किया था? डू को शामिल किया था। वर्ब डू जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं? डू, डज और डिड। ठीक है, और इसके बाद है वर्ब बी, इसमें 3 शामिल होते हैं। कौन कौन? 3 शामिल होते नहीं, कई शामिल होते हैं। देखिए इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें है इज, एम, आर, वाज और वेयर। देखिएगा वाज और वेयर शामिल है। ठीक है, इसके बाद एक और वर्ब आती है, वर्ब हैव। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें 3 लोग शामिल हैं, हैज, हैव और कौन? हैड। अब मॉडल में आप समझ ही रहे हैं कौन कौन शामिल होगा, तो मॉडल का एक बार हल्का सा नाम देख लीजिए। तो एक हो गया शैल शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक है, आगे भी है मस्ट, आर्ट टू, मस्ट OUGST आर्ट टू हो जाएगा। अगला क्या है? यूज्ड टू, नीड नॉट। यह सभी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ठीक है, तो हम यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो अगला रूल है इन्हें संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला रूल, जो कि वर्ब वाला खंड है दूसरा। तो यह लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने मिटा दिया। तो अब देखेंगे दूसरा खंड उसी का। तो देखिए अन्य, हमने क्या कहा था? हम अन्य करके पढ़ेंगे। अन्य हेल्पिंग वर्ब का पैसिव बनाते समय परिवर्तन।
देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल्स की, मॉडल ऑक्सिलरीज की। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं पर एक्टिव में, तो पहला देखेंगे एक्टिव में, देखिए शार्ट में समझाते हैं, यही समझना आपके लिए आसान होगा और बाकी नहीं। एक्टिव से पैसिव बनाना है और वर्ब की चेंज को देखना है ना, तो यहां पे आ जाए अगर मॉडल, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाए तो यहाँ पे AUX लिख देते हैं शार्ट में। अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाए तो हम इसको क्या करते हैं, वही लिखकर उनके बगल में बी लगा लेते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस बी लगा लेते हैं। ठीक है, याद रहे यहां पे अलग से जोड़ लेना है, क्या, बी जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पैसिव बनाते समय हमें मॉडल ऑक्सिलरीज में जो भी रहेगा हमें क्या जोड़ देना है, अंत में बी जोड़ देना है। मॉडल ऑक्सिलरीज का थोड़ा सा नाम देखिए, जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे, अभी जो कि लिखा ही गया था। तो कौन कौन से आए थे बता दीजिए। विल, यहां पे दूसरा पेन चला देते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, used to। ठीक है, यह सभी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अगर यह किसी भी एक्टिव वॉइस में आती हैं और इनका पैसिव वॉइस बनाना है, कुछ नहीं करना है, आपको अंत में क्या कर देना है, बी जोड़ देना है। ठीक है, बाकी सब चेंजेस करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, बाई लगेगा, ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले बाई लगेगा, यह सब होगा। बाकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसे क्या कर लेंगे, बी लगा के रख लेंगे। विल आ गया तो क्या करेंगे, विल भी हो जाएगा, सेल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा, उड आ जाएगा तो उड भी, शुड आ गया तो शुड भी, कैन आ गया तो कुड, कैन भी, और कुड आ गया तो कुड भी। इसी प्रकार से हम हर के अंत में क्या लगा लेंगे, बी लगा लेंगे। ठीक है, सामान्य सा नियम है। दूसरा क्या है इसके अंतर्गत, दूसरा है यदि एक्टिव वॉइस दिया हो, एक्टिव वॉइस दिया हो और इसमें दिया हो क्या, एक्टिव वॉइस में वर्ब बी दी हो और उसके बाद लगा हो टू, क्या लगा हो, टू, तब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय देखिए चार्ट से ही ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैं हर चीज का चार्ट ज्यादा बनाता हूं। तो यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे देखिएगा, अगर यहां पे वर्ब बी दी गई हो और उसके बाद बी क्या लगा हो, टू लगा हो, जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं उनमें जो वर्ब बी होती है उनके बाद टू लगाकर बनाया जाता है। ठीक है, जरूरी दिखाने के लिए, जैसे मुझे जाना है, यहां जरूरत दिखाई जा रही है, तो आई एम टू गो, उसे खाना है, ही इज टू ईट, ही इज टू ईट। तो देखिए यहां पे वर्ब बी के बाद क्या आता है, टू। तो इनको जो पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय हमें केवल इतना कर लेना है, जैसे यहां पे बी लगाए हैं यहां पे भी बी लगा लेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए, तो वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब बी ज्यों का त्यों रहने देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, यह याद रखना है, ज्यों का त्यों मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम रखेंगे इसको। अब वर्ब बी है, इसके बाद टू तो पहले से लगा है, टू पहले से लगा हुआ है, अलग से हमें जोड़ना है बी, अलग से हमें जोड़ना है बी। ठीक है, तो यह हो गया आपका। अब वर्ब बी में शामिल कौन कौन है इसे भी जान लीजिए। तो यहां पे इज शामिल है, पेन चेंज करें, ये देखिए एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, पहले हम स्लाइड बना लेते हैं, मतलब नोट्स बना लेते हैं एक तरह से। इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक है, यह पांचों शामिल है, तो यहां पे वर्ब बी है यह। इसके बाद देखिए तीसरा, इसके अंतर्गत तीसरा नियम क्या था वह भी देख लीजिए, कि अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब हैव आ जाए और इसके साथ टू लगा हो, क्या लगा हो, टू लगा हो। ठीक है,
अब यहां पे देखिए बिना टू के यह बी ना, बिना टू के बी अगर आता है तो वह कॉम्प्लीमेंट लेके आता है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, तो अगर वर्ब बी बिना टेंस की आ रही है, बिना टेंस में आ रही है, तो यह कॉम्प्लीमेंट लेके आती है। ठीक है, इसे वर्ब बी का यूज कहते हैं। तो यह कॉम्प्लीमेंट लेके आती है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अगर टू आता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, टू आता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बनाने की सोचेंगे, नहीं तो नहीं बनाना रहेगा, पैसिव नहीं बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बिना रहे नहीं बनाएंगे। तो वर्ब हैव, और हैव भी जब रहता है ना, तो केवल अगर वर्ब हैव का प्रयोग हो रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो टू लगाकर जब बनाते हैं तो यह मजबूरी को दिखाता है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। तो यहां पे यह है क्या, हैव के बाद क्या लगेगा, टू। जरूरी है तो वर्ब बी का प्रयोग और उसके साथ टू लगाएंगे, और मजबूरी है तो वर्ब हैव का प्रयोग और उसके साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। लेकिन अगर टू के साथ यह ऑब्जेक्ट भी लेके आता है तो हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं। और यहां से देखिए पैसिव वॉइस इनका जब बनेगा तो क्या होगा, वर्ब हैव हो जाएगा, टू रहेगा, और साथ में क्या लिख दिया जाएगा, यहां पे पूरा का पूरा वही रहेगा, और टू के बाद क्या लिख देंगे, यहां पे वर्ब हैव है प्लस टू पहले से लगा हुआ है, अपने तरफ से जोड़ना है बी। तो हम यह तीनों जो अलग क्यों किए, क्योंकि यह ना हर चीज के अंत में, यानी हर हेल्पिंग वर्ब के अंत में बी जुड़ गया, तो इसलिए अलग से हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे, यहां पे कौन कौन शामिल है हैव में, तो हैज शामिल है, हैव शामिल है, हैड शामिल है। याद रखना है, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी बनाना है। ठीक है, तो एक बार समझिए फिर से, अन्य हेल्पिंग वर्ब का पैसिव बनाते समय परिवर्तन क्या होगा, तो जो मॉडल ऑक्सिलरीज होंगी उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो केवल उनके अंत में बी जोड़ दिया जाएगा। और अगर एक्टिव वॉइस में आता है वर्ब बी और उसके साथ टू लगा होता है, यानी इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वेयर टू, यह लगा हुआ है, तो हम बदलेंगे क्या, तो यहां पे हो जाएगा इज टू बी, वाज टू बी, एम टू बी, आर टू बी, और क्या हो जाएगा, वेयर टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए, वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब हैव आता है और उसके साथ टू लगा आता है, यानी क्या आएगा, हैज टू, हैव टू और हैड टू। पैसिव बनाते समय क्या करेंगे इसको, हैज, देखिए क्या हो जाएगा, हैज टू बी, हैव टू बी और हैड टू बी हो जाएगा। ठीक है, तो यह रहे आपके वर्ब संबंधी परिवर्तन। तो हमने मुख्यतः 3 परिवर्तन देखे हैं, कौन कौन से देखे हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है, फिर हम बताते हैं आगे। तो आइए अब देखते हैं आगे। आप जो देखते हैं सेंटेंस जो होता है वह पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर होती है वर्ब, वर्ब में दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम दोनों अगर भाग लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। कुछ में मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, मेन वर्ब केवल आती है, और कुछ में, ठीक है, कुछ में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो फिलहाल यही जानिए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और प्लस कौन आ जाए, प्लस आता है ऑब्जेक्ट, तभी तो पैसिव बनेगा, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका जब पैसिव बनाते हैं तो यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब आप अपनी इच्छानुसार नहीं, जो परिवर्तन के नियम उससे बदलेंगे, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, फिर यह जो होता है सब्जेक्ट, यह बन जाता है ऑब्जेक्ट, और इसके पहले क्या लगता है, बाई। अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब जो है इसके पहले, इसके बाद क्या लगा है, बाई लगा है। यहां पे हम जब बात करें तो ज्यादातर बाई ही लगेगा इसके बाद, ऑब्जेक्ट से पहले और थर्ड फॉर्म के बाद बाई ही लगता है, यानी हम कहते हैं वर्ब के बाद यह बाई का प्रयोग होता है, मेन वर्ब के बाद, यानी मेन वर्ब के बाद किसका प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग होता है। कभी कभी ऐसी वर्ब्स आ जाती है जिनके साथ बाई का लगता ही नहीं है, बाई जो प्रीपोजिशन है वह लगता ही नहीं है, तब कैसे प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए अलग से नियम है। बाई को हटाकर उनके स्थान पर कुछ और प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका नोन। क्या रहेगा, नोन। तो नोन और ऑब्लाइज्ड के साथ इनके बाद क्या लगता है, के बाद टू लगता है, के बाद क्या लगता है, टू लगता है। इसके बाद है कंटेन्ड एंड इंटरेस्टेड, इनके बाद के क्या लगता है, के बाद इन लगता है,
तो याद रहे इन लगता है। इसमें देखिए इंटरेस्टेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो निशान लगा लीजिए, और नोन तो महा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगाइए। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगला है आपके पास प्लीज्ड, सेटिस्फाइड और चार्म्ड। अब इनके बाद क्या लगता है, तो इनके बाद विद लगता है। क्या लगता है? विद लगता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वह है सेटिस्फाइड। क्या है? सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड के साथ क्या लगेगा? विद लगेगा। यहां पे अगर सेटिस्फाइड आ जाए तो यहां बाई हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए फिर है डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, सरप्राइज्ड और आस्टोनिश्ड। और सरप्राइज तो और आस्टोनिश्ड तो जुड़वा भाई है, दोनों का मतलब आश्चर्य होता है। इनके बाद क्या लगेगा? के बाद क्या लगता है? के बाद लगता है, यहां पे हो गया था क्या? एट लगता है। यहां पे क्या लगता है? एट लगता है, याद रखेंगे। ठीक है, यहां नोन और ऑब्लाइट्स के बाद क्या लगता है? टू लगता है। कंटेंट और इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है? इन लगता है। और क्या है? चार्म्ड है। और क्या है? सेटिस्फाइड है और प्लीज्ड है। इनके साथ क्या लगता है? विद लगता है। फिर डिसअपॉइंटेड है, डिसप्लीज्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, सरप्राइज्ड है, आस्टोनिश्ड है। इनके साथ क्या लगता है? एट लगता है। ठीक है, यानी इनके बाद क्या लगता है? एट लगता है। तो यह देखिएगा, यह विशेष जानकारी थी, यह एक तरह से नोट है आपके लिए। ठीक है, नोट। कितने नोट हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला वाला टू के लिए था, दूसरा वाला इन के लिए था, और इसके बाद विद के लिए था, और इसके बाद क्या था? एट के लिए था। ठीक है, तो इस नोट को भी आप लोग अच्छे से उतार लें, यह नहीं उतारिएगा। और फिर हम इसके एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। ठीक है, उतारिए जल्दी से। तो भाई देखते हैं आगे। अब हमें देखने हैं कैसे परिवर्तन करेंगे। तो हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस। इन्हीं का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो हम इन्हीं सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सामान्यतः इन्हीं का बनता है, तो और हमें हाई स्कूल इंटर में इन्हीं का बनाना होता है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखा हुआ असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना, आप बेसिक रूल्स अपनाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, और हम जो वर्ब होगी, जिसको हम दो भागों में बांटे थे, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी कौन सी वर्ब आई थी? मेन वर्ब। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कुछ भी हो जाए थर्ड फॉर्म लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म? उसकी कोई फॉर्म नहीं होती है, सेंटेंस या टेंस रहेगा। तो हम देखेंगे जैसे परिवर्तन होगा। असर्टिव सेंटेंस में दो चीजें शामिल होती हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास, मिस्टर मेहता टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर मेहता टीचेज अस इंग्लिश। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या बताया गया था? कौन, क्या, किसे, किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही ऑब्जेक्ट होता है। मिस्टर मेहता क्या पढ़ाते हैं? क्या का उत्तर आया? इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे इंग्लिश बनेगा ऑब्जेक्ट, तो हमारा यह हो जाएगा सब्जेक्ट। इंग्लिश। यह कौन सा टेंस है? टीचेज। यस लगा है अंत में, यस या यस जब लगता है, ठीक है, या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जब आती है, सामान्यतः वह कौन से में जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो और क्रिया के अंत में यस या यस लिखा हो, या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो, अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आती है, तो सामान्यतः वह क्या होता है? वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बताइए, जितना इंडेफिनिट बात है सब कहाँ सुधार लिए थे हेल्पिंग वर्ब? हुआ कॉन्टिन्यूअस से। कहां से लिए थे? कॉन्टिन्यूअस से। तो कॉन्टिन्यूअस से यह लेगा तो क्या आएगा? इज, एम, आर। और इंग्लिश के लिए क्या लगेगा? इज लगेगा। इंग्लिश इज। अब हेल्पिंग वर्ब हो गई तो कौन सी वर्ब आएगी? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? टीचेज। और टीचेज का थर्ड फॉर्म होता है टाट। क्या होता है? टाट। अब क्या इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, अब लगेगा बाई ऑब्जेक्ट। बाई ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यह नाम है किसी व्यक्ति का, तो इसका ऑब्जेक्ट भी यही होगा। ठीक है, नाउन यही रहेगा, नाउन है तो यही रह जाएगा। तो मिस्टर मेहता लिख देंगे। ठीक है, मिस्टर मेहता। और इंग्लिश इज टॉट बाय मिस्टर मेहता। यह रहा पहला पैसिव वॉइस। दूसरा देखिए, द पुलिसमैन काट द थीप। द पुलिसमैन काट द थीप। तो पहले देखिए, किसको पकड़ा या किसे पकड़ा? तो उसका उत्तर आया चोर को। किसको पकड़ा? चोर को। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, तो यहां पे आ गया, इसका उत्तर हमें मिल गया द थीप। कौन का या किसका उत्तर मिल गया? क्या? थीप। तो यहां पे किसको था? किसको का उत्तर मिला? द थीप। तो द थीप हमारा बन गया क्या? यहां पे द थीप। अब यह देखिए क्या है, यह सब्जेक्ट बन गया। और कॉट क्या है? कॉट है
यहाँ पे मेन वर्ब। और अच्छा, यह जब भी सेकेंड फॉर्म आती है तो सेकेंड फॉर्म केवल एक ही जगह प्रयोग होती है, वह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब परफेक्ट में भी पास्ट परफेक्ट में आती है, लेकिन कब आती है? जब दो कार्य एक साथ होते हैं, बाद और पहले वाले, तो वहां पे लगता है। लेकिन आपको मुख्यतः याद रखना है कि जो सेकेंड फॉर्म है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, ठीक है, असर्टिव की पहचान है उसके, ठीक है। कॉट आया तो यह हो गया इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, सहायक क्रिया कंटीन्यूअस से उठाएगा, और यह हो जाएगा थीप, अकेले है तो वाज लग जाएगा, द थीप वाज कॉट। और कॉट यह थर्ड फॉर्म ही है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों का कैच कॉट कॉट होता है, ठीक है। तो देखिए कैच का कॉट कॉट कॉट, तो मतलब दोनों तीन ठे नाम आ गया, तो कैन काट कैच कॉट कॉट, ठीक है। द थीप वाज कॉट बाय द पुलिसमैन, बाय द पुलिसमैन, मैन नीचे लिख दिया, आप इसी लाइन में कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैन, पुलिस मैन, पुलिस स्टॉप लगा लीजिएगा। इसके बाद है यू वेयर कॉलिंग मी एट द गेट। यहां पे देखिए यू वेयर कॉलिंग मी, तुम मुझे बुला रहे हो, यानी कि तुम किसको बुला रहे हो, तुम किसको बुला रहे हो, ठीक है। यहां पे कौन हटा लीजिएगा, किससे किससे उत्तर का प्राप्ति करना है, क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको। सो जो वाक्य शुरू, जो इसका जो उत्तर आता है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट, वही होता है ऑब्जेक्ट, वही होता है क्या, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको याद रखेंगे, क्या, किसे, किसको, कौन नहीं, कौन, कौन से सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए यू वेयर कॉलिंग मी एट द गेट, यू वेयर कॉलिंग मी एट द गेट, तो यहां पे देखेंगे, यहां पे तुम किस, यू वेयर कॉलिंग, तुम मुझे बुला रहे थे, तुम किसे बुला रहे थे, किसे का उत्तर क्या आया, मी, तो मी हो गया आई सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट रखना है तो आई रखेंगे, ठीक है। तो आई, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस वाले सब नया मांगते हैं तो उसी के साथ बीइंग लगा के बना लेते हैं, लेकिन आई के साथ वाज लगता है, वेयर नहीं लगता है। तो आई वाज बीइंग, कॉलिंग है, कॉलिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, क्या हो जाएगा, कॉल्ड, कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड नहीं कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड, कॉल्ड बाई, यहां यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, बाई यू हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगला देखिए, आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूं, किसे, हिम, उसे, ही का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब यह नो है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है आई है, आई के साथ आप जानते हैं कि बहुवचन की तरह व्यवहार किया जाता है, तो यहाँ आई के साथ यस या यस नहीं लगाया गया। और आपसे अभी बताया कि यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो यह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कंटीन्यूअस से उठाएंगे, ही के लिए इज लग जाएगा। अब क्रिया की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, नो न्यू नोन हो जाएगा। अभी आपने देखा था नोट में नोन के साथ बाई नहीं लगता है, टू लगता है, नोन टू। अच्छा यहाँ पे एक चीज छूट गई है, पहले इसको कर लेते हैं, नोन टू मी, ही इज नोन टू मी वेरी वेल, वेरी वेल। यहां पे देखिए एट द गेट भूल गए थे, तो एट द गेट यहां पे लिख लीजिएगा, एट द गेट, ठीक है। अब देखिए आगे, ही शुड ईट एन एप्पल, अब आ गया मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ही शुड और मॉडल ऑक्सिलरीज में क्या करते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है उनके बाद बी लगा लेते हैं। तो आइए बनाइए इसका, तो उसे क्या खाना चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, तो देखिए एन एप्पल, एन एप्पल, चप्पल नहीं खाना चाहिए, एन एप्पल सेब खाना चाहिए, तो एन एप्पल आपका बन गया सब्जेक्ट, एन एप्पल, एन एप्पल। अब शुड, तो शुड का हो जाएगा शुड बी, एन एप्पल शुड बी, ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट, एट, ईटेन होता है तो थर्ड फॉर्म ईटेन हो गया, ठीक है। ईटेन बाई, ही का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, तो बाई हिम हो गया, बाई हिम हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप लग गया। अब यहां पे एक और देखिए निगेटिव वाला, क्योंकि असर्टिव में तो निगेटिव भी शामिल होता है। तो ही इज नॉट बीटिंग मी, ही इज नॉट बीटिंग मी, तो अब देखिए वह किसे नहीं पीट रहा है, वह किसे नहीं पीट रहा है, तो मुझे, आई हो गया, यहां ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा आई, और यहां पे देखिए इज लगा है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कहां से उधार लेगा, नहीं किसी से नहीं लेगा, नया लेगा, बीइंग, तो आई के साथ तो एम लगता है, तो आई एम बीइंग हो जाएगा, आई एम बीइंग। और यहां पे एक चीज और, नॉट भी था ना साथ में, तो नॉट को कहां लगाएं, तो इन्हीं की बीचों हम फिट करते हैं, आई एम नॉट बीइंग,
आई एम बीइंग नॉट नहीं होगा, आई एम नॉट बीइंग। अगर हेल्पिंग वर्ब के दो हिस्से हो जाते हैं तो पहले वाले हिस्से के बाद नॉट लगाते हैं, याद रखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब में आपके 2-3 हिस्से हैं तो पहली वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आई एम नॉट बीइंग बीटेन, बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन बाई हिम, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए यह सभी आपके क्या है, असर्टिव सेंटेंस के उदाहरण हैं। पैसिव बनाने के लिए हम टेंस के तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम सेंटेंस के तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि टेंस वाला एक चार्ट बना दिया गया, उसी के आधार पर यह सभी परिवर्तन हुए हैं। और वर्ब संबंधी परिवर्तन आपने देखा था वह हुआ है, नोट जो देखा वह हुआ इसमें, और इसके बाद आपने क्या देखा, मॉडल संबंधी चेंज देखा तो वह हो गया। मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लग गया, और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बना है तो उसके पहले बाई लगा, और जो नोट वाला पॉइंट था जिसमें से नोन एक आ गया। और यह महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में लगभग हर साल पूछता है, तो ये इसको लगा लीजिए निशान, 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए आप लोग एग्जाम्पल्स, फिर हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स। तो अब आइए देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। तो देखिएगा सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द मनी, डिड द पोस्टमैन नॉट गिव द मनी, इसमें इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले यह देखना है टेंस कौन सा है। टेंस है, डिड लगा है तो आप सामान्यतः समझ सकते हैं कि यह पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस से सहायक क्रिया लेगा। और द पोस्टमैन है, और पोस्टमैन तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या नहीं दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपने 3 चीजें लिखी थी ना, 3, उसमें क्या को याद ऐड रखिएगा, मैंने पहले जोड़ा था फिर हटा दिया था, तो क्या को जोड़े रखिएगा, ठीक है। जैसे क्या खाया, क्या पिया, और क्या नहीं दिया, यहाँ पे क्या हो गया, क्या से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा क्या जुड़ा था, कौन नहीं जोड़ना था, तो ये ठीक है, फिलहाल सही बताया गया था उधर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या से जो उत्तर प्राप्त हुआ है वह उसका क्या होगा, वह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो द मनी, पोस्टमैन ने क्या नहीं दिया, पोस्टमैन ने क्या नहीं दिया, इसका उत्तर आ रहा मनी, तो द मनी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां लेकिन लिखें कैसे, इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, तो यहां पे लिखेंगे कैसे, तो आपको द मनी के अनुसार डिड को हटाकर वाज और वेयर में से लगाना है, तो मनी के अनुसार वाज हो जाएगा। तो वाज द मनी, वाज द मनी, मनी क्या हो जाएगा, नॉट, गिव का हो जाएगा गिवन, ठीक है। देखिए जब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग कहां किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। तो यहां सब्जेक्ट द मनी है तो नॉट का प्रयोग उसके बाद किया गया है। गिवन, गिवन बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन, याद रखें क्या, अगर यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। अगर आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव साथ में है तो जो नॉट लगता है वह सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। तो यहां पे देखिए डिड है पास्ट इंडेफिनिट, इसको हमने हेल्पिंग वर्ब कहां से दी, कंटीन्यूअस, उसी के कंटीन्यूअस से दी है। तो वाज द मनी नॉट गिवन बाय द पोस्टमैन, यह इसका पैसिव वॉइस हो गया। अगला देखिएगा, अगला है व्हेन विल यू पे द मनी, व्हेन विल यू पे द मनी। तो व्हेन देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे यहीं पे, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड में कोई सुधार नहीं करेंगे, कोई मतलब यहाँ पे देखिए केवल हु वाला आएगा तो अभी बताएंगे कैसे होगा। तो यहाँ व्हेन विल यू पे द मनी, तो यहाँ पे देखिए विल कौन सा फॉर्म, मतलब कौन सा टेंस है, यह तो पास्ट नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। विल यू पे द मनी केवल विल आया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, और यहाँ पे केवल विल बी का प्रयोग होता है। और आपको पता है कि हम लिखेंगे कैसे, पहले तो यहाँ पे हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, तो व्हेन, लेकिन इसके पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ करना पड़ता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से आते हैं तो इंट्रोगेटिव में एक हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद। तो विल द मनी के अनुसार क्या लगेगा, विल लगेगा, द मनी के अनुसार भी क्या लगेगा, विल लगेगा, विल द मनी। अब बी भी इसका हिस्सा था तो बी लगेगा मनी के बाद। व्हेन विल द मनी बी पेड बाय यू, व्हेन विल द मनी बी पेड बाय यू, ठीक है, यह हो जाएगा। और अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क।
अब आगे देखिए, हु बीट यू, तो जब भी हु आए ना, आप याद रखें हु का प्रयोग एकदम असर्टिव की तरह होता है, अफर्मेटिव की तरह कहते हैं, असर्टिव की तरह कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर हु आता है ना, तो अगर आपको यह लिखना है कि तुम्हें कौन पीट रहा, तुम्हें कौन पीटता है, तुम्हें कौन पीटता है, तो हु बीट्स यू, हु बीट्स यू। यहां पे आप यह ना सोचे कि इंट्रोगेटिव है तो यस या यस नहीं लगेगा, हु के साथ लगता है। हु सामान्यतः एकदम असर्टिव की तरह काम करता है, तो यह याद रखना है। तो यहां देखिए, अगर यहां पे है हु बीट यू, अगर यह रहता कि तुम्हें कौन पीटता है, तो यहां पे यह यस लगता, लेकिन यहां सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब यानी कि यह पास्ट इंडिफिनिट है। ये क्या है? पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब कहां से लेता है? यहां पे लगेगा क्या? शुरू होगा बाई होम से। कहां शुरू होगा? बाई होम, बाई होम, क्योंकि हु जो होता है, कौन जो होता है, वह सब्जेक्ट को दर्शाता है। तो बाई होम, यहां पे यही एक क्या है, अपवाद टाइप में मान लीजिए कि जो बाई होम लास्ट में लगाना होता है, क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से यह बाई होम पहले लग जाता है, ठीक है, क्योंकि यह इसका सब्जेक्ट ही होता है। वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो बाई होम पहले लगा दिया जाता है, जो कि लास्ट में लगाना होता है, लेकिन यह इंट्रोगेटिव वर्ड साथ साथ है, तो इसीलिए कहां लगा दिया जाता है? पहले लगा दिया जाता है। बाई होम, यह है क्या? बीट, तो यहां पे हो जाएगा सेकेंड फॉर्म है यह, तो यहां पे लगेगा वाज। बाई होम वाज यू, यहां वेयर यू है ना, तो यहां वेयर हो जाएगा। बाई होम, क्योंकि यह तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? यू कर रहा है, तो इस यू के अनुसार क्या होगा? वेयर। बाई होम वेयर यू बीटेन, ठीक है। यहां पे देखिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा कहां लगता है? पहले। इसका एक ही हिस्सा था, इसलिए बाद में सब्जेक्ट के बाद नहीं आया। अगर 3-4 हिस्सा हैं तब तो पहला हिस्सा सब्जेक्ट के पहले, बाकी हिस्से सब्जेक्ट के बाद। अगर नॉट भी आ गया साथ में तब तो सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद किसमें? इंट्रोगेटिव में केवल, यह इंट्रोगेटिव के लिए केवल चल रहा है, ठीक है। अब यह हो गया हुम आर यू, यह तो हो गया। अब आते हैं हुम आर यू कॉलिंग, हुम आर यू कॉलिंग, तो हुम को बदलते हैं हु, हु, और आर का देखिए, आर है ना, तो बीइंग वाला समझ लीजिए यह है। इसका मतलब क्या है? यह बीइंग लेके आएगा, हु इज बीइंग। यहां देखिए, हु के अनुसार यह हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट हो गया हु, और इज हो गया। अब यहीं पे बता रहे हैं ना, असर्टिव की तरह हु कार्य करता है, तो हु एक वचन कर्ता की तरह कार्य करता है, तो हु इज बीइंग, हु इज बीइंग कॉल्ड बाई, बाई यू, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया, यू सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो हु इज बीइंग कॉल्ड बाई यू, यह दोनों याद रखिएगा, थोड़ा सा जटिल होते हैं, तो इन दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, इसके बाद है हाउ मेनी बुक्स डिड यू गिव मी। यहां देखिए, हाउ मेनी बुक्स डिड यू गिव मी, तो यहां पे इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो क्या होगा? यहां पे यही चीज विडंबना वाली है कि हाउ मेनी बुक्स, यहां बुक्स कभी भी हाउ मेनी का साथ नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो यह दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो शुरुआत तो यहीं से होगी, हाउ मेनी बुक्स। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, अब यहां पे सब्जेक्ट छोड़िए, पहले डिड पे ध्यान दीजिए। डिड किस टेंस को दर्शाता है? पास्ट इंडेफिनिट को, और कंटीन्यूअस से तब सहायक क्रिया पैसिव में ले लेगा, तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी बुक्स, और यही फिर या आपका काम करेगा किसका? सब्जेक्ट का। इसके अनुसार, बुक्स के अनुसार क्या लग जाएगा बताइए? हाउ मेनी बुक्स वेयर, हाउ मेनी बुक्स वेयर गिवन। अब क्या हो कि यही सब्जेक्ट का काम यहां से कर दिया पूरा, तो वेयर गिवन हो जाएगा, क्योंकि बीच में सब्जेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट नहीं आएगा। बुक्स वेयर गिवन टू मी, यहां पे याद रखना है, इसके बाद टू मी लग जाएगा, मी नहीं रहेगा, टू मी हो जाएगा। टू मी बाई किसके? यू, बाई यू, ठीक है। यहां पे देख लीजिए इसको भी, यहां क्वेश्चन मार्क हर जगह, ठीक है। तो देखिए, हाउ मेनी बुक्स वेयर गिवन टू मी बाई यू, यह आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट का काम करने के साथ इंट्रोगेटिव भी है, और वेयर हो जाएगा। और वेयर के बाद आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देना, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां लगता था पहले। देखिए, सब्जेक्ट कहां लगता था? यहां पे देख लीजिए कहां पे गया? हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता था, लेकिन यहां पे पहले ही आ गया, तो अब हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और टू मी, यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वह टू लगा के लिख लिया जाएगा, और क्या लिख दिया जाएगा फिर? बाई
जो भी रहेगा लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो यह इंट्रोगेटिव हो गया, तो इसको उतार लीजिए जल्दी से। अब आइए देखते हैं आगे। तो आगे कुछ अन्य देख लीजिए, सम अदर्स एग्जांपल्स देख लीजिए एक्टिव से पैसिव बनाने के, जिसमें यह थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखिए क्या है, दे से दैट द किंग इज कमिंग, दे से दैट द किंग इज कमिंग। अब यहां पे कैसे बने, यह तो नहीं बनने लायक है, लेकिन बनाएंगे इसको हम। पूरी बात को दैट से लेके यहां तक इट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे गणित में मानते हैं माना इतना बराबर यक्स, तो यहां माना इतना बराबर इट। तो अब यह हो जाएगा इट जो हो जाएगा, तो दे से इट, दे से इट, उन्होंने इसे कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। ठीक है, उन्होंने यह कहा, उन्होंने क्या कहा। तो क्या का मतलब हो गया इट, तो इट को बना लेंगे क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना लेंगे और इट ही लिखेंगे। ठीक है, अभी इट ही लिखेंगे, इट। और से कौन सा फॉर्म है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यह हो जाएगा इट इज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगी। इट इज से का हो जाएगा सेड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, इट इज सेड। अब क्या करें, यह तो हो गया, यह भी हो गया। अब यहां बाई दे बचा है, बाई दे बचा है ना, इट इज सेड बाई देम, इट इज सेड बाई देम दैट। अब यही पूरी बतिया यहां से लेके उतार देंगे, दैट द किंग इज कमिंग, द किंग इज कमिंग। ठीक है, देख लीजिए, इट इज सेड बाई देम दैट द किंग इज कमिंग, या बाई देम आप हटा भी सकते हैं, इट इज सेड दैट द किंग इज कमिंग। आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख लीजिए। ठीक है, तो इट इज सेड बाई देम दैट द किंग इज कमिंग, ऐसे बनाते हैं इसका। तो ठीक है, ध्यान रहे, इसको पूरी बात को क्या मान लेंगे, इट बनाकर आप इसको ये छोड़ दीजिएगा, ये लास्ट में ऐसे ही उतार लेना है, और इट लगाकर हम पहले इसको पैसिव बना लेंगे। तो इट इज सेड हो गया, बाय देम हो गया, तो उसके बाद हमने बना लिया। इसके बाद देखिए अगला है आपका, पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनका बाई लगाकर प्रयोग करना, मतलब बाई लगाकर जो पीपुल लिखना है यहाँ पे, देखिए बाई पीपुल लिखना रहेगा अंत में, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम जैसे पीपुल को छोड़ देते हैं, इसी प्रकार अन्य कोई सब्जेक्ट लीजिए, समवन को छोड़ देते हैं। ठीक है, समवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, तो इन सभी को हम छोड़ सकते हैं। बाई पीपुल नहीं लगाया जाता है, बाई समवन नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे। तो पीपुल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, ऑलवेज एडमायर, देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑलवेज एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे एडमायर प्रशंसा करते हैं, यहाँ पे ते हैं प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो आप बनाइए इसका। तो फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम, यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट आर हो जाएगा बहुवचन, आर एडमायर्ड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, आर एडमायर्ड, ऑलवेज, या लिख सकते हैं द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, तो ऑलवेज यहीं पे आप लगा सकते हैं, आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपुल नहीं लगाना है। ठीक है, बाई समवन आ जाए तो भी नहीं लगाना है, तो ये आपका यही हो गया। ठीक है, इसलिए इसको अदर में शामिल करके लाए हैं। अब देखिए हमने पढ़ा था कि अगर वर्ब बी के बाद टू आ जाए तो उसका कैसे बनाएंगे। तो हमने केवल यह पढ़ा था कि अगर वर्ब बी के बाद टू आता है तो उसके साथ बी लगा दिया जाता है। तो यहां पे देखिए वर्ब बी है, टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यह ही है और यह मी है, तो मी हो जाएगा सब्जेक्ट, आई इज के साथ कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ आई के साथ, आई के सापेक्ष बदलना ही होगा, आई एम टू हो जाएगा और बी हो जाएगा, आई एम टू बी हेल्प्ड। यहां देखिए क्रिया की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाई हिम। अच्छा, इसका अर्थ ऊपर वाले का क्या निकलेगा, ही इज टू हेल्प मी, उसे मेरी सहायता करनी है, उसे मेरी सहायता करनी है। आई, इसका बन गया पैसिव, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, तो यह आप यह सम अदर एग्जांपल्स उतार लीजिए। तो अब आइए देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का क्या बनाना, पैसिव बनाना। तो हम इसको सामान्यतः अध्ययन को आसान करने के लिए तीन भाग में बांट के करेंगे, आज्ञा और सलाह और क्या, प्रार्थना। और यहां पे देख लीजिए एक चीज, इंपरेटिव सेंटेंस में आपको जैसा कि पहले से पता होगा, यू होता है सब्जेक्ट जो कि क्या होता है, छिपा होता है, हाइड होता है। ठीक है, हाइड एंड सीक का खेल नहीं खेलता, हाइड होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यतः जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत होती है किससे? मुख्यतः इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। और डोंट से भी शुरुआत हो सकती है, नेवर से हो सकती है, प्लीज से हो सकती है। तो यह होते हैं वाक्य। तो यहाँ पे मुख्यतः मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है, ज्यादातर जो दिखाते हैं क्या है? आज्ञा सूचक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे है आज्ञा, सबसे पहला भाग है किसका? है आज्ञा का। तो आइए देखिए इसको, यहाँ पे अगर यह शुरू होता है, मान लेते हैं एक्टिव वॉइस का, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सीखते हैं इसको। तो लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल आपका, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? क्लोज द डोर या ओपन द डोर, शट द डोर, ओपन द डोर। यह है आपके पास एग्जाम्पल। आप याद रखें कि यही द डोर जो है क्या खोलना है? दरवाजा खोलना है। क्या का उत्तर क्या मिल गया? यहाँ पे क्या मिला है? तो यह मिला है द डोर, और द डोर आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। और लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? यू तो छिपा हुआ है ना, यू को लाएंगे बाहर, वैसे ही रहने देंगे, उसे छिपा हुआ रहने देंगे, ठीक है। तो किससे शुरू करते हैं? लेट से। तो इसका दो तरीका होता बनाने का, आज्ञा सूचक को लेट से बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। लेट से क्या होगा? यह देखिए, लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, लेट द डोर, इसके बाद बी लगाते हैं और फिर ओपेंड लिख देते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म। लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड। इसका एक अन्य तरीका भी है, वो भी देखिए। लेट को हटाते हैं तो शुड लगाते हैं, और शुड का प्रयोग देखिए कहां होता है? सब्जेक्ट के बाद। तो याद रखें, द डोर शुड बी ओपेंड, द डोर शुड बी ओपेंड, यह हो जाता है, ठीक है। तो यह बनाते हैं किसका? आपको याद रखना है, लेट से बना सकते हैं, और लेट हमेशा वाक्य में पहले लगता है। शुड, लेट के स्थान पे शुड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शुड सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो ओपन द डोर का हुआ लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द यानी लेट लगा, ऑब्जेक्ट लगा, बी लगा, और फिर ओपेंड। यह तो फिक्स हो गए, यह दोनों फिक्स हो गए हैं। बीच में आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट हुआ सब्जेक्ट बन के, और क्रिया का कौन सा फॉर्म आ जाएगा? थर्ड फॉर्म। क्रिया से ही शुरू होता है। अगर आपको लेट नहीं लिखना है तो आप शुड लगाइए, और शुड को, इसको सब्जेक्ट पहले लाइए और शुड को बाद में करिए, तो यह कर सकते हैं। बाकी कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यह हो गया आपका आज्ञा, ठीक है। क्या हो गया? आज्ञा। इसके बाद देखिए सलाह। सलाह देखते हैं, डोंट वाला एक अलग से सीख लेंगे अभी, तो ठीक है। डोंट वाला यही देख लीजिए, डोंट वाला केवल लेट से बनता है। तो डोंट वाले वाक्य डोंट से शुरू, ठीक है। तो एक्टिव देखिए, एक्टिव में डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज मोहन, मोहन को गाली मत दो। तो इसका क्या हो जाएगा? पैसिव। तो वही हो जाएगा, लेट से बनाइए। और किसके बाद? अगर आपको नॉट लगाना रहेगा तो आप किसके बाद लगा देंगे? सब्जेक्ट के बाद। लेट, देखिए यहां पे लेट, और फिर क्या हो जाएगा? लेट मोहन। यहां पे लेट मोहन हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लगाना है। तो लेट मोहन नॉट, और देखिए नॉट को सब्जेक्ट बाद लिख दिए, बी तो ऐसे पड़ा रहेगा, बी भी आएगा। लेट मोहन नॉट बी एब्यूज्ड, लेट मोहन नॉट बी एब्यूज्ड, क्रिया का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। लेट मोहन नॉट बी एब्यूज्ड, लेट मोहन नॉट बी एब्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया। अब देखिए सलाह आ जाए, क्या आ जाए? सलाह आ जाए, तो वहां पे आपको क्या लगाना होगा? यू आर रिक्वेस्ट, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड। यहां देखिए एडवाइस, यह है एडवाइस है और यह एडवाइज है, ठीक है। यह नाउन का कार्य करता है, यह वर्ब का, तो आपको वर्ब वाला लिखना रहेगा ना। यू आर एडवाइज्ड टू में चेंज करते हैं, इससे बनाते हैं। जैसे एक वाक्य लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए एक्टिव में, जैसे ओबे द रूल्स ऑफ, ओबे द रूल्स ऑफ रोड्स, ओबे द रूल्स ऑफ रोड्स। यहां पे नीचे लिख लेते हैं ताकि वह भी हो जाए, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। देखिए इसका पैसिव बनाते हैं, क्या हो जाएगा? ओबे द रूल्स ऑफ द रोड का क्या हो जाएगा? तो यहां पे देखिए शुरू किससे करेंगे? यह देखिए, जब भी कोई आपको अच्छी सलाह देगा ना,
हमेशा एडवाइस होती है। पहचानने का तरीका यही है, ठीक है। कोई कहे दारू मत पियो तो सलाह है, ठीक है। कोई कहे सिगरेट मत पियो, सलाह है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपको मना किया जाए या फिर कोई अच्छी बात सिखाई जाए, यह करो यह ना करो, तो यह सलाह होती है। गुरु आपको हमेशा सलाह देता है, ठीक है। और आपके परिवार में हमेशा हर सदस्य क्या देता है? सलाह देता है, ठीक है। तो आर्डर बहुत कम ही होता है, तो सलाह होते ज्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या बनाएंगे? यह तो सलाह है, सड़क का नियम का पालन करो, नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे जेल में, ठीक है, हवा खाएंगे। तो यहाँ पे यह सलाह है, तो आप सलाह मानिए ना मानिए आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड्स, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू। अब देखिए टू के बाद हमेशा अब बाकी सब कुछ वैसे ही उतार लेना है, टू लगाकर, बाकी सब कुछ टू लगाकर उतार लेना है। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड्स, अच्छा यहां पे रोड ही लिखिएगा, सड़क के नियमों का पालन करो। रूल्स ऑफ द रोड, रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है। अब यहां पे देखिए कुछ नहीं करना है, एडवाइस सलाह, कोई अच्छी बात सिखाए तो सलाह मान लेना है और यू आर एडवाइज्ड टू लगा के बाकी उतार देना है, ठीक है, पूरा उतार देना है। अब इसी तरह प्रार्थना होता है, इसमें शुरुआत इसकी तो पहचान यही है कि प्लीज से होगा। कहां शुरू होगा? प्लीज से। तो जैसे एक वाक्य लिखते हैं उसका बनाते हैं, यहां यू आर रिक्वेस्टेड टू लगेगा, प्लीज हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लग जाएगा। देखिएगा इसका एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल देखिए, तो एक्टिव वॉइस पहले लिखते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। पैसिव बनाइए, इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा पैसिव वॉइस में इसको लिखेंगे क्या? प्लीज को हटाएंगे तो यह हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या पूरा उतार लेना है? प्लीज को हटाकर, प्लीज को हटाकर पूरा उतार लेना है। रिक्वेस्टेड टू गिव, गिव मी। अच्छा एक चीज और, यहां पे क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी आ कप ऑफ टी, ठीक है। यहां पे हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ कप ऑफ टी, यह हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया? पैसिव वॉइस। इसको उतार लीजिए एक बार। तो यह देख लिया आपने इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस हमने इस वीडियो में पूरा समाप्त कर लिया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और पूरा आपको पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और आपका सलूशन किया जाएगा। तो एक बार आप पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।